बच्चों, टॉपर गाइडेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग फिजिक्स का सबसे पहला क्लास स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। चलिए देखते हैं। अब ये साइंस क्या है ना। कह रहा है द नॉलेज ऑफ मैन गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड साइंस। कोई आदमी एक्सपेरिमेंट करके या ऑब्जर्व करके कुछ नॉलेज गेन करता है नेचर में, तो उसको क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं, है ना। साइंस दो टाइप का होता है, एक होता है नॉन लिविंग साइंस, एक होता है लिविंग साइंस। नॉन लिविंग साइंस में हम लोग ऐसा चीज का स्टडी करते हैं जिसमें जान नहीं हो, यानी हिंदी में बोलते हैं निर्जीव चीज का स्टडी करते हैं नॉन लिविंग में। और लिविंग साइंस में हम लोग ऐसा पार्टिकल्स का स्टडी करते हैं जिसमें जान हो, जैसे आपका एनिमल्स हो गया, प्लांट्स हो गया, बैक्टीरिया, वायरस हो गया। ये सब का स्टडी हम लोग क्या करते हैं? लिविंग साइंस में करते हैं। तो लिविंग साइंस और नॉन लिविंग साइंस, साइंस को दो ही पार्ट में बांटा गया है। अब नॉन लिविंग साइंस में तीन पार्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और ज्योग्राफी। फिजिक्स भी आपका नॉन लिविंग साइंस है, केमिस्ट्री भी आपका नॉन लिविंग साइंस है और ज्योग्राफी भी आपका लिविंग साइंस है। इसीलिए सोशल में साइंस लगाते हैं, क्योंकि सोशल साइंस सब्जेक्ट में ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट है, इसीलिए सोशल साइंस में साइंस लगाते हैं। और लिविंग साइंस में जूलॉजी और बॉटनी है। तो ये जो है ये आपका लिविंग साइंस है। बाकी और सब हो सकता है, लेकिन आपके सिलेबस में जितना रहेगा हम उतना ही बात करेंगे। चलिए अब देखते हैं फिजिक्स क्या होता है। कह रहा है फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। फिजिक्स साइंस का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग नेचर और नेचुरल फेनोमेना का स्टडी करते हैं। प्राकृतिक और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है बच्चों? फिजिक्स कहलाता है। जैसे आप सुने होंगे एक साइंटिस्ट थे जो एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और एक एप्पल गिर गया और वो दिमाग लगाने लगे कि ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर ही क्यों नहीं चला गया। कोई भी पार्टिकल्स नीचे गिरता है तो ऐसे नहीं गिर जाता है जब तक कोई फोर्स नहीं लगाता है। तो आप साइंटिस्ट का नाम भी जानते होंगे, वो थे न्यूटन, है ना। और जो लॉ दिए थे वो लॉ था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हिंदी में बोले तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। और बहुत ही फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ना। न्यूटन ने ये भी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके एक छोटा सा चीज को ऑब्जर्व करके दिया था, जबकि करोड़ों साल से बच्चों कोई भी चीज नीचे ही गिरता है, लेकिन सभी लोग उसको नजरअंदाज कर दिए, उसको ज्यादा बहुत बड़ा फेनोमेना, बहुत बड़ा घटना नहीं माने। लेकिन न्यूटन ने उसको है ना बहुत अच्छी तरह से एनालिसिस किया और एक लॉ दिए, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो आप 11th में पढ़ेंगे। एक अच्छा टॉपिक है। फिजिक्स दो टाइप का होता है बच्चों, एक क्लासिकल फिजिक्स होता है, एक मॉडर्न फिजिक्स होता है। क्लासिकल मीन्स होता है ओल्ड, है ना। अब मॉडर्न मीन्स होता है बच्चों न्यू, है ना। तो एक न्यू फिजिक्स हो गया, एक पुराना फिजिक्स हो गया, है ना। क्लासिकल फिजिक्स में हमारा मैकेनिक्स आ जाता है, थर्मोडायनेमिक्स आ जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स आ जाता है, ऑप्टिक्स आ जाता है। और क्लासिकल फिजिक्स के पापा जो है, फादर्स ऑफ क्लासिकल फिजिक्स जो है वो है न्यूटन, है ना। ये आप देख लीजिए, न्यूटन फोटो है। न्यूटन, सर आइजक न्यूटन इनको बोला गया है, बहुत महान साइंटिस्ट थे, है ना, उनका फोटो है। तो ये जो है ना ये फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स है, पुराना फिजिक्स का पापा है। और पुराना फिजिक्स हमारा चार टाइप का है, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स और ऑप्टिक्स। मैकेनिक्स में बच्चों हम लोग मोशन का स्टडी करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में बच्चों हम लोग हीट का स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिक और मैग्नेट दोनों का स्टडी करते हैं, ऑप्टिक्स में हम लोग बच्चों लेंस, मिरर उरर का स्टडी करते हैं। ये आपको 11th में पढ़ना है, ये अभी आपको 11th में पढ़ना है, और ये आपको 12 में पढ़ना है, और ये बच्चों आपको ये भी 12th में पढ़ना है। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। आगे अपना है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न मीन्स न्यू, है ना। मॉडर्न फिजिक्स बच्चों, दो साइंटिस्ट जो पूरे फिजिक्स को एकदम अलग अलग कर दिया, पूरे फिजिक्स में क्रांति ला दिया। वैसे साइंटिस्ट तो हजारों थे, लेकिन न्यूटन और है ना आइंस्टाइन, ये तो ऐसे साइंटिस्ट थे जो फिजिक्स में बहुत बड़ा क्रांति लाए थे। मॉडर्न फिजिक्स बच्चों दो टाइप का होता है, होता तो बहुत टाइप का, लेकिन हम लोग को उतना सिलेबस में नहीं है बच्चों, जितना आपके सिलेबस में है हम उतना ही बात करेंगे। तो एक है क्वांटम मैकेनिक्स, है ना, और दूसरा है लॉ ऑफ रिलेटिविटी, है ना। क्वांटम मैकेनिक्स में बच्चों पूरा केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है, वैसा ही है, बहुत एटम्स उटम्स का सब कुछ पढ़ना पड़ता है। क्वांटम में से एकदम छोटा छोटा एटम्स का पढ़ना पड़ता है। और लॉ ऑफ रिलेटिविटी बच्चों, ऐसा ऐसा मूवी आप देखे होंगे कि आदमी फ्यूचर में चला जाता है, पास्ट में चला जाता है, टाइम मशीन से, हॉलीवुड मूवी। तो ये सब जो है ना आइंस्टाइन का ही जो है लॉ ऑफ रिलेटिविटी जो है ना, बुक से लोग पढ़ पढ़ के ऐसा कहानी, ऐसा स्टोरी सोच लेते। तो है ना, ये जो आप देख रहे हैं, है ना, ये आइंस्टाइन जो है ये भी बहुत महान साइंटिस्ट थे। इनका बहुत सारा थ्योरम अभी भी बच्चों एक्सपेरिमेंट हो ही रहा है, अभी भी प्रूव्ड हो ही रहा है। बहुत महान साइंटिस्ट थे। चलिए, तो ये फिजिक्स का ये पार्ट आपको बच्चों 12 में पढ़ना है, और ये पार्ट बहुत कम ही है जो 12 में पढ़ना है, बहुत सारा पार्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड मैथ्स, है ना। बच्चों आपका फिजिक्स तब स्ट्रांग होगा जब आपका मैथ्स बहुत अच्छा रहेगा, और मैथ्स में कुछ टॉपिक है जो आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा, नहीं तो आप सिर्फ थ्योरी लिख पाएंगे लेकिन एक भी थ्योरी का एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाएंगे, एक भी थ्योरी का आप, है ना, एक भी थ्योरी पर आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। तो रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड मैथ्स, मैथ्स को बच्चों बोला जाता है लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स या टूल्स ऑफ फिजिक्स। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज और टूल्स ऑफ फिजिक्स, है ना। मैथ्स जो है फिजिक्स का लैंग्वेज है या फिजिक्स का औजार भी बोल सकते हैं, है ना। मान के चलिए आप चाइना चले गए और चाइनीज लैंग्वेज आपको कुछ भी नहीं आता, आपको सिर्फ हिंदी आता, और वहां कहीं हिंदी कोई बोलता नहीं है, ना कहीं लिखा हुआ रहता है, तो आप वहां सरवाइव नहीं करेंगे। उसी तरह बच्चों अगर आपको मैथ्स नहीं आता, बेसिक मैथ्स नहीं आता, तो आप जो है फिजिक्स भी अच्छी तरह से, न्यूमेरिकल्स भी नहीं बना पाएंगे, और किसी भी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आप अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। चलिए, अब मैथ्स तो बहुत है, और कुछ बच्चे ऐसे होते जो बायोलॉजी लेते मैथ्स नहीं लेते, तो कितना कम से कम मैथ्स पढ़ लिया जाए कि फिजिक्स में दिक्कत नहीं हो। चलिए देखते हैं। वेक्टर एंड स्केलर्स बहुत मेजर टॉपिक है बच्चों। वेक्टर एंड स्केलर्स ये आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा यूज है, हर चैप्टर में यूज है। बेसिक कैलकुलस, बेसिक कैलकुलस में बच्चों आपको डिफरेंशिएशन, है ना, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमम एंड मिनिमम, और आपको ग्राफ, चार टॉपिक आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैक्सिमा मिनिमा और ग्राफ, ये चार टॉपिक आपका अच्छा होगा तो बेसिक कैलकुलस जो है आप बहुत ढंग से यूज कर पाएंगे फिजिक्स में। और बेसिक कैलकुलस वेक्टर स्केलर का सबसे ज्यादा यूज है, 90% यूज अपना वेक्टर स्केलर और बेसिक कैलकुलस का फिजिक्स में है। ग्राफ को इसलिए हम एक अलग टॉपिक ही, चैप्टर ही बना दिए हैं। उसके बाद है बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक। ट्रिगोनोमेट्रिक का आपको बेसिक ही पढ़ना है, बहुत एडवांस लेवल का नहीं पढ़ना है। जो आप 10th में पढ़ते हैं, साइन का, कॉस का, p/h, b/h, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, वही सब बेसिक फॉर्मूला, क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, ये सब होता है, वो बेसिक ही आपको पढ़ना है ट्रिगो में। उसके बाद बच्चों आगे चलते हैं। बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बेसिक कोऑर्डिनेट में आपको एरिया कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस, है ना। बेसिक कोऑर्डिनेट में बच्चों आपको डिस्टेंस कैसे निकालते हैं दो पॉइंट के बीच का, है ना। क्वाड्रेंट कैसे देखते हैं, कौन सा, है ना, कब x पॉजिटिव होता है, कब y पॉजिटिव होता है ना, कब x निगेटिव होता है, कब y निगेटिव होता है, ये सब आपको
बेसिक चीज ही आपको बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखना है। दूसरा बेसिक अलजेब्रा। बेसिक अलजेब्रा में बच्चों आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ऐसा वाला बच्चों 2x + 3y = 4 और 6x + 2y = 5 है, तो x y का वैल्यू निकालना है, सब्स्टिट्यूशन आप लोग कर देते हैं, है ना। ये और परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, ये आपको बेसिक अलजेब्रा में, है ना, आपको पढ़ना है। उसके बाद ग्राफ का हम बताए थे, एक अलग ही हम चैप्टर ही बता दी। इतना ज्यादा ग्राफ का यूज है। अब आपको 4 ग्राफ दे देगा, कोई ऐसे दे देगा, कोई ग्राफ ऐसे दे देगा, कोई सीधा रख देगा। अब जब तक आप बेसिक्स आपको नॉलेज नहीं है ग्राफ का, तब तक ऐसा क्वेश्चन आप नहीं बना पाएंगे। इसीलिए बच्चों ग्राफ भी आपको आना चाहिए। उसके बाद है एरिया एंड वॉल्यूम। एरिया वॉल्यूम जो 9th में आप पढ़े थे, ट्रायंगल्स के एरिया, रेक्टेंगल्स के एरिया, स्क्वायर के एरिया, क्यूब का, क्यूबाइड का, सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, वॉल्यूम निकालना, वो बच्चों आपको आना चाहिए। और वो नहीं याद है तो फिर से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में फिर आप 12th में भी आपको दिक्कत होगा, 11th में तो दिक्कत होगा ही, है ना। तो ये बच्चों बेसिक मैथ्स था, और इसका बेसिक ही याद करना है, एडवांस लेवल का नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये सब बहुत बड़ा बड़ा सब्जेक्ट, जैसे कैलकुलस ही है तो बहुत बड़ा, कैलकुलस में बहुत ज्यादा टॉपिक है, तो सब इंपॉर्टेंट नहीं है फिजिक्स के लिए, है ना। तो जितना जरूरत है उतना आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो है, इतना टॉपिक आप अच्छा कर लेते हैं तो आपका फिजिक्स अच्छा हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। आपका न्यूमेरिकल्स पोर्शन आपसे बनने लगेगा, है ना। अब ये देखिए, इसमें क्या है कि अगर फिजिक्स मैथ के साथ होगा, फिजिक्स विथ मैथ, तो ये कितना बड़ा हो जाता है। और ये है फिजिक्स विदाउट मैथ। अगर फिजिक्स से मैथ हटा लिया जाए तो ये कितना छोटा हो जाता है, बड़ा, है ना। जिसने बनाया होगा ये डायग्राम बड़ा सोच के बनाया होगा। यानी फिजिक्स इसलिए टफ है बच्चों, क्योंकि इसमें मैथ्स का बहुत ज्यादा यूज है, इसीलिए आप लोग मैथ्स पर ज्यादा फोकस करेंगे। तो बच्चों हर पार्ट का हम अलग अलग वीडियो बनाए हैं, तो आप लोग प्रत्येक वीडियो देखें और टू द पॉइंट एक एक चीज बताऊंगा, जितना काम है उतना बताऊंगा, और 0 लेवल से JEE लेवल तक, नीट लेवल तक बताऊंगा, है ना। इसमें कोई शक नहीं है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।